दोस्तों, अगर आप कोई ब्लॉग चलाते हैं या आपका कोई अफिलिएट वेबसाइट है या आपका कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, तो आपको ये पता होगा कि ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरफ के जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बेस करके वेबसाइट हो, या फिर ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट हो, या किसी भी और चीज़ की वेबसाइट हो, सर्विस की वेबसाइट हो, अगर वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेन में, तो उनका ये ख्याल रहता है या उनकी वो ख्वाहिश रहती है कि वो अपनी वेबसाइट को यूएस कंट्री में रैंक करवा सके। यानी कि इस तरह से अपनी वेबसाइट में एसईओ करे कि वो अमेरिकन कंट्रीज़ में जो है ख़ास तौर से सर्च इंजन पे रैंक हो जाए। तो यहाँ पे बात आती है कि इंटरनेशनल एसईओ किस तरह से की जाए, या फॉरेन एसईओ अपनी साइट पे, अपनी वेबसाइट पे किस तरह से की जाए कि जो इंडिया में रहते हुए इंडिया का वेबसाइट जो है वो अमेरिका में, यूएस कंट्री में रैंक कर जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, इंटरनेशनल एसईओ या फॉरेन एसईओ किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री में रैंक कर जाए या एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में रैंक कर जाए, तो उस ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग इंटरनेशनल एसईओ कहते हैं या फॉरेन एसईओ कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि फॉरेन एसईओ या इंटरनेशनल एसईओ के लिए बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस करके आपकी वेबसाइट जो है किसी दूसरे कंट्री पे या फॉरेन कंट्री में या अब्रॉड किसी कंट्री में रैंक करती है। बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज इस वीडियो में हम पूरे फैक्टर तो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डोमेन नेम का जो यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग को या इंटरनेशनल एसईओ को या फॉरेन एसईओ को अफेक्ट करता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में आप रखिए कि जब इंटरनेशनल एसईओ हम लोग करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, हम लोग का टारगेट बेस जो है वो दो होता है। या हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी एक हम लोग ने पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर लिया और अपनी साइट के ऊपर हम लोग एसईओ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर टारगेट करके। या फिर ये कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम लोग ने टारगेट कर लिया, कंट्री से कोई मतलब नहीं ना, किसी एक लैंग्वेज को हम लोग ने चुन लिया कि इस लैंग्वेज के ऊपर बेस करके हमको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। ये दो तरीके होते हैं इंटरनेशनल एसईओ करने के। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए आप कि मान लीजिए, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आप मान लीजिए कि आप इटली में रहते हैं और आपकी इटली में कोई एक एजेंसी है। ठीक है, और आपकी उस एजेंसी का नाम जो है वो इटालियन एजेंसी है, मान लीजिए इटालियन एजेंसी। अब ये इटालियन एजेंसी जो है, आपने ये कंपनी खोली है, अब आपको इसका वेबसाइट बनवाना है, डोमेन लेना है। तो आप डोमेन इसका लेने जाइएगा तो आप ऑब्वियसली italianeagency.com लीजिएगा, .com की कोशिश कीजिएगा। अगर .com मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो आप नेक्स्ट स्टेप है, आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा आपको .com जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको italianeagency.com मिल गया। सपोज कीजिए कि आपकी जो कंपनी है या एजेंसी है उसका डोमेन जो है वो italianeagency.com है। italianeagency.com जो कि एक इटली बेस्ड कंपनी है, इटली में है। अब देखिए, ये जो डोमेन नेम है, इससे सर्च इंजन को और वेब ब्राउज़र को क्या सिग्नल मिलेगा? इससे ये सिग्नल मिलेगा क्योंकि आपका जो ये है टॉप लेवल डोमेन जो है आपका, वो आपका है .com। इसकी वजह से सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को ग्लोबली रैंक करेगा, इक्वल पोटेंशियल से रैंक करेगा। ठीक है, मतलब कि ये है कि आप भले इटली में रहते हैं, भले आपका बिजनेस इटली में है, मगर इस डोमेन .com डोमेन होने की वजह से आपको कोई इटली में कोई प्रायोरिटी रैंकिंग की नहीं मिलेगी, बल्कि रैंकिंग प्रायोरिटी जो है वो आपकी ग्लोबली इक्वल होगी। ठीक है, इस .com की वजह से। बस इस तरह से आप समझिए, आपकी वेबसाइट जो है .com में है ना, तो इसमें आप बहुत सारे कंटेंट डालिएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि इटली में आपकी वेबसाइट रैंक अच्छी कर जाए, मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ एक फैक्टर की, ये .com वाले फैक्टर की। ये .com होने की वजह से सर्च इंजन को ये सिग्नल मिलेगा कि आपका जो वेबसाइट है उसको वो इस .com की वजह से ग्लोबली रैंक करेगी। इटली में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ये नहीं कि इटली में अच्छा रैंक करेगी, भले ये इटली में हो, मगर .com है तो ये ग्लोबली रैंक करेगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है,
.com जो है, .com को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, याद रखिएगा। .com, .net, .org इस तरह के जो डोमेन के जो ये होते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। तो क्योंकि ये जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है इसलिए ये ग्लोबली रैंक करेगा, किसी पर्टिकुलर कंट्री को इसकी वजह से एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग इसी चीज़ को ज़रा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि .com ना लेके अगर आपने .it लिया होता, क्योंकि आपकी कंपनी इटली में बेस है, तो वहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन जो है, कंट्री लेवल का जो डोमेन एक्सटेंशन है वो है .it। जैसे हम लोग के इंडिया में .in है, पाकिस्तान में .pk है, बांग्लादेश में .bd है, चाइना में .cn है, ठीक है, नेपाल में .np है, इसी तरह इटली में जो है वो .it है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने इटालियन एजेंसी .it लिया होता, यानी कि IT मतलब इटली। ये जो IT है ये क्या है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, इसको बोलते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जितने भी डोमेन के लास्ट नेम होते हैं, जैसे कि इंडिया में .in है, ये इन तमाम को बोलते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, CCTLD। तो क्योंकि आपने .it लिया, इससे सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि आप जो है इटली में आपकी ये वेबसाइट है और आपको इटली में रैंकिंग बूस्ट चाहिए, इसकी वजह से आपको इटली में रैंकिंग बूस्ट मिल जाएगा, इस डोमेन के आपको जो एक्सटेंशन आपने जो लिया है इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया। और ग्लोबली जो आपका रैंकिंग पोटेंशियल है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इटली में जो रैंकिंग पोटेंशियल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब एक और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एजेंसी इटली में है, मगर आप चाह रहे हैं कि हम फ्रांस में रैंक करें, हमको अपनी सर्विस जो है वो फ्रांस में देना है। तो वहां पे आपने को क्या करना पड़ेगा, इटालियन एजेंसी, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम है उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं। डोमेन एक्सटेंशन यहां पे आपने IT नहीं लिया बल्कि .fr ले लिया। फ्रांस का टॉप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन जो है वो .fr है। तो आपने यहाँ पे .fr लिया। .fr लेने की वजह से क्या हुआ, आपको फ्रांस में रैंकिंग बूस्ट मिल गई, यानी कि फ्रांस में आपका वेबसाइट जो है ज्यादा रैंक करेगा और इटली में उतना ज्यादा रैंक नहीं करेगा, ग्लोबली उतना ज्यादा रैंक नहीं करेगा, बल्कि फ्रांस में वो ज्यादा रैंक करेगा सिर्फ इस डोमेन एक्सटेंशन की वजह से। क्लियर हो गया। ये तीनों केसेस में हम लोग ने क्या किया था, ये दो केसेस में हम लोग ने क्या किया था, कंट्री को टारगेट बनाया था। पहले जो .it यानी कि इटली कंट्री को हम लोग ने टारगेट बनाया था। दूसरा हम लोग ने किया था .fr, यानी कि हम लोग ने इटली में कंपनी होते हुए भी अगर हम लोग को टारगेट करना है फ्रांस को, तो किस तरह से हम लोग डोमेन का जो एक्सटेंशन है वो हम लोग अगर कंट्री कोड वाला ले लेते हैं तो वो फ्रांस में रैंकिंग उसको पोटेंशियल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर .com लेते हैं तो इससे किसी भी कंट्री को, किसी भी लैंग्वेज को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि इक्वली वो जो है रैंक करेगा, नेचुरली रैंक करेगा। ठीक है, .com लेने की वजह से। .com लेने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छे से रैंक करने लगेगा, नहीं, रैंकिंग पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाएगी, मगर वो पूरी ग्लोबली रैंक करेगा। ये नहीं होगा कि इटली में ज़्यादा रैंक कर रहा है, फ्रांस में कम कर रहा है, या स्पेन में ज़्यादा कर रहा है, कहीं और कम कर रहा है। रैंकिंग पोटेंशियल से कम हो जाएगी, वो ग्लोबल रैंक करेगा, मगर क्या है, वो ग्लोबली रैंक करेगा, किसी भी कंट्री को प्रायोरिटी नहीं देगा। ये 3 केसेस यहाँ पे हुए। अब देखिए, हमने इसके पहले बताया था कि आप किसी भी इंटरनेशनल एसईओ जब करते हैं आप, तो इंटरनेशनल एसईओ करने का जो टारगेट करने का तरीका है वो 2 है। एक तो है कंट्री बेस, कंट्री को हम लोग टारगेट करते हैं, दूसरा है लैंग्वेज बेस, लैंग्वेज को हम लोग टारगेट करते हैं। मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे आप टी-शर्ट में कोट्स लिखते हैं। ठीक है, आप स्पेनिश लैंग्वेज में टी-शर्ट में कोट्स लिखते हैं, तो क्योंकि आपके जो कोट्स होते हैं टी-शर्ट के ऊपर वो स्पेनिश लैंग्वेज में होते हैं, तो आप जाहिर सी बात है स्पेन जो कंट्री है उसको आप टारगेट कीजिएगा। मगर स्पेन में तो स्पेनिश चलता है, साथ साथ मेक्सिको में भी स्पेनिश जो है बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप अगर यहाँ पे कंट्री को टारगेट करिएगा स्पेन में, तो आपकी का बिजनेस जो एक और कंट्री से आ सकता है वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे बेहतर ये है कि आप कंट्री को टारगेट मत कीजिए, बल्कि आप लैंग्वेज को टारगेट कीजिए। यानी कि
आप यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज के ऊपर काम कीजिए कि अपनी साइट को हम स्पेनिश लैंग्वेज में रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, स्पेन में भी रैंक करेगी और मेक्सिको में भी रैंक करेगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर बेस करके हम लोग किस तरह से एसईओ को किसी फॉरेन कंट्री में बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लैंग्वेज की दो चीज़ है। एक तो ये है कि लैंग्वेज जो आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कंटेंट आप डाल रहे हैं वो कंटेंट आपका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे होना चाहिए जिस पे आप रैंक करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था, टी शर्ट की कंपनी जो है वो स्पेनिश कोट्स की टी शर्ट सेल करती है, तो वो अपनी वेबसाइट में, क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज को टारगेट कर रही है, पूरी दुनिया भर में जिस जिस जगह स्पेनिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो उसको टारगेट करे। उसको कंट्री से कोई मतलब नहीं है कि वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, स्पेन की हो, मेक्सिको की हो, यूके की हो, कहीं की भी हो। उसने अपना टारगेट बेस बनाया है एक लैंग्वेज को, स्पेनिश लैंग्वेज को। तो अपने वेबसाइट पे वो जितना कंटेंट रखे वो तमाम का तमाम जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज का हो, सबसे पहली बात ये। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई, ये आपको भी पता है। अब देखिए आप करना क्या है कि HTML का जो टैग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज पैरामीटर बोलते हैं, वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वेब ब्राउज़र को आपकी और सर्च इंजन को दोनों को ये पता चल जाएगा कि ये कंटेंट जो है वो स्पेनिश कंटेंट है, इंग्लिश कंटेंट नहीं है। तो वो स्पेनिश जो सर्चर हैं उनके सामने आपका कंटेंट ज़्यादा जल्दी लाएंगे उसको। ठीक है, अब देखिए दो तरह के टैग हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज टैग। HTML के जो है दो तरह के टैग हैं। एक टैग है लैंग इक्वल टू FR, मतलब लैंग्वेज जो है FR यानी कि फ्रेंच है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो FR की जगह आप EN कर सकते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप HI कर सकते हैं। अगर आप उर्दू लैंग्वेज को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे आप UR कर सकते हैं। अगर आप इटालियन लैंग्वेज को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे आप IT कर सकते हैं। इस तरह से जितनी भी लैंग्वेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज का वहाँ पे आपको लैंग्वेज कोड HTML का जो है वो देना है। लैंग इज इक्वल टू के अंदर आपको यहाँ पे हमने FR दिया है क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको फ्रेंच लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड आपको इंसर्ट करना है। ये कोड आप कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? ये कोड एक्चुअली क्या होता है, देखिए आपका कोई पेज है, उस पेज के किसी हिस्से में या आधे पेज में या पेज किसी भी पार्ट में कोई एलिमेंट है जहाँ पे आपने फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल किया है अगर, ठीक है, तो आप वहाँ पे सर्च इंजन को और वेब ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि ये पार्ट जो है, ये जो रिटन टेक्स्ट है वो मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का है, आप इस टैग को वहाँ पे यूज़ कीजिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, ताकि पता चल जाएगा सर्च इंजन को कि इतना जो पार्ट है वो इंग्लिश का नहीं है बल्कि वो फ्रेंच का। इसी तरह आप चाहे स्पेनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हो वो आप वहाँ पे कोड यूज़ कर दीजिएगा लैंग्वेज का, तो वो हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका कि एक ही पेज में अगर किसी पार्ट में कोई दूसरा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, तो मान लीजिए कि आपकी आपकी वेबसाइट है जो जहाँ पे आपने कंटेंट इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, और वहीं पे आपने उसी जगह आपने कुछ थोड़ा फ्रेंच का कंटेंट भी लिख दिया ताकि जो फ्रेंच के ऑडियंस आए या फ्रेंच के जो सर्चर्स आए उनको भी जो चाहिए वो वहाँ पे मिल जाए। ब्लॉग हो सकता है आपका, आपने कोई ब्लॉग लिखा, जो ब्लॉग आपने लिखा एक पेज आपने लिखा, आधे पेज में आपने उसको इंग्लिश में लिखा और आधे पेज पे आपने इसमें फ्रेंच में लिख दिया। तो उसी पेज को आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तो रैंक हो ही रही है, बल्कि अगर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में भी रैंक करवाना है उसी पेज को, तो आप क्या कीजिएगा, तो वहाँ पे आप ये टैग लगा दीजिएगा। इससे पता चल जाएगा सर्च इंजन को कि ये फ्रेंच कंटेंट भी यहाँ पे है। तो वो फ्रेंच, जब कोई सर्चर फ्रांस में फ्रेंच में सर्च करेगा तो भी आपको इस पेज को वो वहाँ पे रैंक करवा देंगे। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आप ये करिए कि आपकी वेबसाइट में आप अलग अलग सब डोमेन बना लीजिए। ठीक है, सब डोमेन बना, एक सब डोमेन बनाया आपने, उस सब डोमेन को आपने टारगेट बनाया किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का। ठीक है, मान लीजिए एक सब डोमेन बना लिया आपने फ्रांस का, ठीक है, या इटली का, और उसमें आप फ्रांस और इटली का कंटेंट डाल रहे हैं, फ्रांस और इटली के लैंग्वेज में वो कंटेंट डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दूसरा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। HTML का लैंग्वेज पैरामीटर टैग है, वो है href lang इज इक्वल टू FR। अगर फ्रेंच है तो FR कीजिए, इंग्लिश है तो EN कर दीजिए,
जो भी आपका लैंग्वेज का कोड है HTML का, वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे? इसको यूज करने का ये तरीका है कि ये बताता है आपके वेबसाइट को या सर्च इंजन को या वेब ब्राउजर को कि एक पर्टिकुलर लिंक है, इस लिंक के बाद जितने भी कंटेंट है या इस लिंक के अंदर जितना भी कंटेंट है वो फ्रेंच लैंग्वेज का है। इसका पूरा कोड इस तरह से होगा। यानी कि जिस तरह से हम लोग हाइपर लिंक देते हैं या किसी एक पेज में दूसरे पेज को हम लोग जोड़ते हैं और वहां पे एक लिंक दे देते हैं और वहां पे टेक्स्ट लिख देते हैं, तो वो इस तरह से होगा। और उससे ये होगा कि सर्च इंजन को ये पता चल जाएगा या आपके वेब ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि इस लिंक में जो कंटेंट है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। ठीक है, या जिस लैंग्वेज आप चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में। तो ये दो HTML के टैग हैं या HTML के कोड हैं जिनको आप यूज करके सर्च इंजन को और वेब ब्राउजर को बता सकते हैं कि ये कंटेंट जो है किस लैंग्वेज का है, अगर लैंग्वेज को आपको बेस करके टारगेट करना है तो। ठीक है, और देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली बताया है कि ये दो फैक्टर हैं, किस तरह से आप लैंग्वेज को टारगेट करके इंटरनेशनली अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और किस तरह से कंट्री को। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।